हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर। तो चैप्टर 11 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको हिंदी में बताएं। तो हिंदी में जो टर्म्स है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स का ये डिमांड बिल्कुल सही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल पे हिंदी में इसे बनाने के लिए सोचा है। तो इसका जो पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसकी आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और तो चलो देखते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं जो आपको दिक्कत हो रही है उसका मीनिंगफुल जो विवरण है आपको जाना जरूरी है, उसका जो अर्थ है उसका जाना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स एक नया पार्ट है, तो इसमें होता क्या है, क्यों ये यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में साथ हम तथ्य से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कस हैं। चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। सबसे पहले ये जानते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी जानने से पहले उसमें आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्या होता है? आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और व्याख्या तथा विश्लेषण को ही सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके के एग्जांपल दे देती हूँ। आप किसी क्लास में गए और आपने पूछा कि 8th क्लास में, अभी आप 9th में हैं, 8th क्लास में किसका हाईएस्ट मार्क्स था और किसने कितना कितना मार्क्स या कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना परसेंट वो लाया था पिछले साल। तो वो जो पूरा एक आंकड़ा मिलेगा आपकी, क्योंकि एक क्लास में 50 बच्चे होंगे, तो 50 बच्चों का एक जो आंकड़ा आपने संग्रह किया, फिर उसे आपने प्रस्तुत किया, उसे सजाया, उसे इस तरीके से सजाया कि जब उसका एनालिसिस करने जाए तो बड़ी आसानी से हम कर लें। तो सॉरी, सजाने से पहले आपने उसको क्या किया कि उसको एनालाइज किया कि हाँ किसने कितना किया है, तो उसको एक अरेंजमेंट में आप लेकर आए। तो उन सारी चीज़ों का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे और ढेर सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी कंपनी में भत्ता या पेमेंट मिलता है, तो वो किस हिसाब से मिलता है। आपने 200-400 जो मजदूर हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, मतलब कि डेटा मतलब तथ्य को संग्रह कर लिया। उस संग्रह को किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है, कैसे उसको सजाना है, तो सजाने से पहले उसको विश्लेषण एनालिसिस करना होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। और जब हम इस तरीके के क्वेश्चन जब करने लग जाएंगे ना, तो सांख्यिकी का असली मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज़ हो रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड्स है कि हाँ उसने कितना मैच बनाया है, किस मैच में कितना रन दिया है, कितने ओवर लगे हैं, तो वो जो पूरा उसका हमने एक तथ्य को संग्रह किया, कलेक्ट किया डेटा को, और उसे हमने अपने ढंग से अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो ये सब पूरा हम जो कर रहे हैं, जो चीज़ों को सजा रहे हैं, क्योंकि हम उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम सरल बना सकें। जो हमें वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ईजिली देखकर ही समझ में आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में एक शब्द आता है संग्रह करना या तथ्यों का विश्लेषण करना। तो तथ्य या डेटा क्या कहलाता है, यहाँ पे हम देखेंगे। और डेटा क्या होता है? किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों को ही तथ्य कहते हैं। आंकड़ों के समूह कह सकते हैं, आंकड़ों को हम तथ्य कहते हैं। मतलब कि जब हम कहीं से कोई डेटा लेते हैं, मीनिंगफुल डेटा लेते हैं, ये नहीं कि हाँ कोई भी डेटा निकालिए, नहीं, कोई भी हम तथ्य को संग्रह करते हैं ना, तो उसी तथ्यों को कोई भी सूचनाओं को संग्रह करते हैं, सूचना कह सकते हैं हम उनसे, सूचनाओं या उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों को, जो हम आंकड़ा वहाँ से कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, उस पूरे को हम डेटा कहते हैं। कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि क्लास में आप गए और आपने सारे बच्चों का परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूरा लिखा, तो वो क्या था, वो आंकड़े ही थे। तो उस आंकड़े को आपने रैंडमली, जैसे फर्स्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है उसका लिख लिया, फिर उसका लिख लिया, फिर रैंडमली आपने कलेक्ट कर लिया, फिर उसको सजाया। तो ये जो कलेक्ट किया है वो पूरा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, और सजाने और बाकी चीज़ों की जो प्रक्रिया होती है उस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब आती है आवृत्ति। ठीक है, तो डेटा से पहले डेटा दो तरह का होता है, वो देख लेते हैं। और डेटा में एक और चीज़ आता है कि तथ्य में एक और चीज़ आता है कि आपकी बुक में भी है रॉ डेटा। ठीक है, कच्चा तथ्य किसको बोलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कच्चा तथ्य क्या होता है? जैसे हम कहीं पे गए, ठीक है, कहीं पे मैं गई, ठीक है, मान लो क्लास 9th में गए हम, और वहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, डायरेक्टली उनसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है। तो किसी ने कहा कि हाँ 5 फुट है, किसी ने कहा 5 फुट 9 इंच है, तो किसी ने कहा कि 4 फुट 12 इंच है, सॉरी 11 इंच है, तो किसी ने कहा कि मतलब इस तरीके से सबने अलग अलग हाइट्स बताए। ठीक है, 4.8 है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने एक हमें डेटा दे दिया, और उसको हमने क्या किया, रैंडमली लिखते गए, उसको हमने नहीं सजाया। तो उस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम उसको देखें कि हाँ कौन सा बढ़ते क्रम में है, चाहे 5 से लेकर 5.5 तक के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, या 4 से लेकर 5 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, ये हमने नहीं देखा।
ठीक है, हमने रैंडमली वो सारा लिखते गए, तो वो जो हमने डायरेक्ट लिख लिया, कलेक्ट कर लिया, उसी को हम कहते हैं कच्चा तथ्य। मतलब कि वो रॉ डेटा है, उसे हमने सजाया नहीं है, वो तथ्य एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तथ्यों को हम क्या कहते हैं, कच्चा तथ्य या फिर रॉ डेटा। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब डेटा के दो प्रकार हो जाते हैं, एक होता है असामूहिक तथ्य या अनग्रुप डेटा, और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा किसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, जब वो मूल या कच्चे रूप में डेटा होता है तो उसे अनग्रुप्ड कहते हैं। मतलब इसको हमने छेड़ा नहीं है, जो हमने क्या किया कि जो हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन लिया, उसे हम लिखते गए, तो उसको हम पूरे एक साथ को क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। डेटा ग्रुप में नहीं है। जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल में मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि गांव में 50 परिवारों के लिए भोजन है, तो सबने क्या किया, ठीक है, भोजन का दैनिक खर्च है, तो दैनिक खर्च किसी का 145 है, 150 है, 200 है, 175, उसको रैंडमली लिख दिया गया है, इसे सजाया नहीं गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा या फिर कच्चा तथ्य कहेंगे या फिर अनग्रुप डेटा भी कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, समूहिक या ग्रुप डेटा क्या होता है, सामूहिक तथ्य में अवलोकनों को समूह में व्यवस्थित करना, समूह में व्यवस्थित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे है कि गाँव में जो 50 परिवारों के लिए दैनिक खर्च है, एक दिन का जो खर्चा है वो 145 रुपया है, कहीं 150 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 175 है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक रॉ डेटा है, इसे हमने समूह में व्यवस्थित कर दिया, तो उसे समूहिक या ग्रुप डेटा कहते हैं। मतलब पहले ही जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको ग्रुप में सजा दिया कि 70 से 105 वाले कितने थे, 70 से 105 वाले कितने थे, तो 7 थे। ठीक है, 105 से 140 के बीच में कितने लोग थे, तो 13 लोग थे। तो इससे हमने क्या किया कि ग्रुप में बांट दिया कि इतने के इतने खर्च वाले, इतने के इतने खर्च वाले, तो इसका हमने एक ग्रुप बना लिया। तो इसे हम कहते हैं क्या, ग्रुप डेटा या फिर हिंदी में कहते हैं सामूहिक तथ्य। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया, ग्रुप डेटा, असामूहिक और सामूहिक तथ्य, साथ में हमने कच्चा तथ्य भी यहाँ पे जान लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आवृत्ति क्या कहलाती है। अब देखिए, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इंग्लिश भी याद करते जाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। किसी विशेष घटना में घटित होने की संख्या को आंकड़ों की आवृत्ति कहते हैं। मतलब कि या फिर हम कहते हैं कि किसी संग्रह में, ठीक है, किसी संग्रह में या किसी डाटा में, तथ्य में बार बार किसी तथ्य का, किसी आंकड़े का होना, वो भी हम कह सकते हैं कि आवृत्ति कहलाता है। लेकिन इसका अगर डेफिनेशन के रूप में बात करें तो किसी विशेष घटना के घटित होने की संख्या, मतलब बार बार वो घटित हो रही है और उस संख्या को हम लिख रहे हैं, ठीक है, उस घटने को, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे ही आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कि 50 परिवारों के भोजन के लिए दैनिक खर्च। तो अब देख सकते हैं, अब 145 है, 145 कितनी बार आया है, देखें इस लाइन में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन आया जरूर होगा। देखिए यहाँ पे भी 145 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी है 145, यहाँ भी 145, तो ये बार बार आ रहा है। तो इसका जो संख्या है, जो ये बार बार इसकी आवृत्ति है, तो ये जो बार बार आ रहा है, ठीक है, इसी घटना को, इसी तथ्य को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे 75 4 बार आया है, 90 3 बार आया है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं 110 कितनी बार आ गया है, 110 आया है 6 बार। तो इसे हमने यहाँ पे सजा के रख दिया, क्रमबद्ध रूप से तैयार कर लिया। लेकिन जब ये ऐसा था तो ये अनग्रुप था, अब इसे ग्रुप में हम लेकर आए हैं, और इसकी जो संख्या है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जो बार बार चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस पूरे डेटा में, उसे हम कहते हैं क्या, आवृत्ति। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है जो डेफिनेशन है वो है विस्तार। रेंज किसको बोलते हैं, किसी प्रदत्त राशि के बृहत्तम और न्यूनतम मान के अंतर को उसका रेंज कहा जाता है। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है उसका जो हम लोग अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल मैं ले लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा डेटा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे छोटा होगा ना वो कौन सा है, 75 सबसे छोटा है। ठीक है, क्या है, 75 सबसे छोटा है, 75 सबसे छोटा है दैनिक खर्च में, और 275 क्या है, सबसे बड़ा है। और इस दैनिक खर्च जो है बार बार वो चेंज हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है, तो इसे चल या वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, जो राशि बार बार बदल रही है, जिसमें अंतर हम देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चल या वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल जो है पहले 75 था, अब ये हो गया 275, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे निकालते हैं, 275 माइनस 75 करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्तार कहा जाता है। ठीक है, उसे ही हम विस्तार कहते हैं। तो विस्तार का क्या फॉर्मूला हो गया कि रेंज या विस्तार बराबर
275 था माइनस जो सबसे बृहत्तम है, बृहत्तम माइनस न्यूनतम, ठीक है, घटाओ न्यूनतम। तो बृहत्तम 275 था और सबसे कम वाला क्या था 75 था। तो रेंज कैसे निकल गया 200 रेंज निकल गया। तो इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेंगे, ठीक है, आवृत्ति विभाजन तालिका के रूप में जानेंगे। साथ में ही जो डिस्क्रीट या फिर विच्छिन्न फॉर्म होता है उसकी चर्चा करेंगे। मतलब कि जो विच्छिन्न फॉर्म होता है उसी का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर आपका क्या कहते हैं आवृत्ति विभाजन तालिका को जानेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक आप प्लीज़ हाँ ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन का जो है सबसे पहले आपके पास आए और आप वीडियोज़ को मिस ना करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों के डेफिनेशंस को जानेंगे और उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका समाधान करने की जो आप लोग बहुत दिक्कत हो रही है उस तरीके की सारी दिक्कतें यहाँ से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर आप वीडियोस को या फिर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए तो। सांख्यिकी में आपको बस क्या करना है कि जो डेफिनेशंस है ना, जो परिभाषाएं हैं वो अगर आप जान लेंगे तो आपका वो पूरा जो चैप्टर है बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर आप डेफिनेशंस नहीं जानते हैं तो दिक्कत होती है। तो इस तरीके की वीडियोस को आप प्लीज़ मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।